भैरवी अपनी दोस्त मीनाक्षी के बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकी और इसीलिए शादी में जाने के 2 महीने बाद वह उससे मिलने उसके घर आई। चूंकि दोनों दोस्त अक्सर मिलते थे, वे बहुत पुरानी बातें याद करते थे और इस तरह से अपनी युवावस्था का आनंद लेते थे। अचानक भैरवी ने पूछा कि तुम्हारा दामाद यहाँ नहीं रहता? मुझे पहचानो। उन्होंने कहा कि वह बैंगलोर में नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको एल्बम दिखाऊंगा, बैंगलोर ने कहा, और ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि यह बेटे की पसंद थी, हमने सिर्फ सहमति पर हस्ताक्षर किए और शादी कर ली। हमारे पास कोई विशेष ज्ञान या सलाह नहीं है, लेकिन यह एक विनम्र तरीके से ठीक लगता है। देखते हैं कि वे अब कितना दौड़ते हैं। भैरवी ने कहा कि ऐसा कहने का क्या काम है। गुड लक। अगर हमारे बेटे का घर बर्बाद हो जाए तो हमें खुशी नहीं होगी, उन्होंने कहा। कि यह एक ही बात नहीं है, लेकिन यह एक ही बात है। अच्छा कहा है। मन में कोई दूसरा विचार नहीं है। मीनाक्षी ने कहा, नहीं, मेरा एक ही बेटा है, मैं क्या करूं? और फिर भी यह बहुत सुंदर और इतना प्राकृतिक है। वह उठा और अलमारी से एल्बम निकाला। भैरवी ने कहा, वाह, वास्तव में आपको एक बहुत ही सुंदर बेटी मिली है, और जैसा कि नाम से पता चलता है, उसका स्वभाव सीमित लगता है। आपके बेटे के भाग्य का खुलासा हो गया है और शादी भी बहुत धूमधाम से होती है, और आप अभी भी इतनी सुंदर लग रही हैं। इन काली आँखों का जादू बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, अभी भी सादगी की एक रेखा है। हम तब दोस्त थे और आज भी हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। जैसे जैसे एल्बम के पन्ने आगे बढ़े, एक तस्वीर में एक महिला को पीछे की और आगे की ओर खड़े दिखाया गया। ऐसा लगता है कि मैंने इस महिला को देखा है। आप इसे कहाँ देखेंगे? हम कहाँ मिलेंगे? उन्होंने मीनाक्षी से पूछा। यह बेनाप के रिश्तेदार या लज्जा के रिश्तेदार में से कौन है? मीनाक्षी ने उसकी ओर देखा और कहा कि न तो हमारे रिश्तेदार, न ही लज्जा की माँ, बल्कि लज्जा उसकी बेटी नहीं है। उसने सुना है कि लज्जा को अनाथालय से लाया गया था। चलो अब पौधे लगाते हैं। यह कहते हुए उन्होंने एल्बम का पहला पन्ना खोला, लेकिन भैरवी के दिमाग में कुछ विचार आया कि मैंने इस बेन को देखा है, मैंने उसे कहाँ देखा होगा। भैरवी मीनाक्षी के घर से वापस आई, अपनी माँ को बताया कि मीनाक्षी की बहू बहुत सुंदर है और उससे बहुत अच्छी तरह से शादी की आदि, और फल में मेरी पसंदीदा जगह हिंच के चली गई। आसपास कुछ छोटे बड़े पेड़ थे और कई चकले, काबरा, तोते, कोयला, माला, सब कुछ पहले जैसा ही था। वह लंबे समय से अपने माता पिता के साथ रह रही है और उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसे लेने कोई नहीं आया। एक बार की बात है, जब पिताजी पर पुलिस द्वारा छापा मारा जा रहा था, तो वे आए और माँ से कहा, यह रमा बेन है, वह हमारे साथ रहेगी। तेरी बहन मेरी बहन है, लेकिन उसके पास हमारे अलावा कोई नहीं है। माँ ने नहीं पूछा और पिताजी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यात्रा का विचार लंबा था और एक बार किसी से मिलने आया। वह सही था या इसे लेने के बारे में भी बात कर रहा था। छोटे लड़के को भी कुछ याद आया, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया और कोई नहीं आया। एक बार जब राम रो रहे थे, भैरवी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। किसी को याद है? यही मेरी बेटी ने कहा। फिर उसने कहा, तुम मेरी बेटी हो, फिर कौन परवाह करता है। और अचानक बिजली गिर गई, जैसे कि यह याद करते हुए कि यह बहन थी जो रमाबा को लेने आई थी, तो वह बहुत छोटी थी, लेकिन वही चेहरा, वही अभिव्यक्ति, वही चोट और वही मुद्रा। अब कोई संबंध नहीं होगा पौधा, लेकिन मुझे लगा कि कोई संबंध है, इसलिए वह उठी और रामबान के कमरे में गई, जहां वह उससे नींबू पानी का गिलास लेकर मिली। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाया हूँ, चलो बैठकर पीते हैं। आपको यह बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा। भैरवी ने कहा, रमाबा तुम भी आकर थोड़ी देर बैठकर बात करो। वह नादानी से भैरवी के साथ चली गई। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद भैरवी ने पूछा, वह बेन कौन था जो उस दिन रमाबा के अंतिम संस्कार में आया था? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता।
लेकिन भैरवी जानती थी कि वह उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, अब मुझे बताओ। उसने कहा, पौधा और बेटा। लेकिन भैरवी उसे दृढ़ता से देखती रही और उसने कहा कि वह मेरी बड़ी बहन रोहिणी थी और जो उसके साथ थे वे मेरे जीजाजी थे। वह छोटी बेटी थी, वह मेरी बेटी थी। मैं जा रहा हूँ। मुझे सच बताओ और मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। रमाबा ने अब तक जो आंसू खाली रखे थे वे उसके दिल से निकलते थे और भैरवी ने उसे पानी दिया और वास की ओर अपना हाथ घुमाया। उसने उसे बताया कि हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं है, इसलिए वह दीदी के घर पर रहकर कॉलेज जाती थी। कॉलेज में एक युवक ने गलती की और बैठ गया और दिन खत्म हो गया। मैं बहुत नर्वस था। मेरी माँ एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं, इसलिए वे मुझे अपने पास ले गईं। अपरिपक्व आयु के कारण यह जानने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए गर्भपात नहीं हो सका। जैसे ही परीक्षा समाप्त होती, उसकी माँ के रिश्तेदार मुझे वहाँ भेज देते, फिर पिछले महीने की पहचान छिपाते ताकि प्रसव हो जाए और बच्चे को अनाथालय में डाल दिया जाए और मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं दीदी के घर से उनके घर जा रहा हूँ और घर पर एक दोस्त की शादी है, इसलिए मैं अभी घर नहीं जाऊँगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं तारीख से ठीक एक हफ्ते पहले बुर्का पहनकर उनके अस्पताल पहुँचा था। डॉक्टर आंटी ने जांच की और कहा कि यह लगभग 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। तब तक आप इस नर्स वीना के घर पर रहें। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है। मैं उस नर्स बेन के साथ जा रहा था। वहाँ जीजाजी ने मुझे देखा। प्रसूति गृह से बाहर निकला और पेट भी दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि तय किए गए दलिया में काला रंग है। उसने मेरा पीछा किया, लेकिन संकरी गली में वे भूल गए और मैं बच गया। लेकिन प्रसव के समय वह प्रसूति गृह पहुंची और अस्पताल से किसी ने उसे सूचित किया होगा, इसलिए जीजाजी तुरंत आए और मुझे गंभीर रूप से धमकी दी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं घर पर रहकर कॉलेज जाता था, इसलिए लोग मुझ पर उंगली उठाते कि मैं अपने जीजा का फायदा उठाता। फिर ऐसा क्यों न करें? तेरी सास हमेशा बीमार रहती है और अगर बच्चा मुझे देने में सक्षम नहीं है तो उसकी बहन उस कर्तव्य को पूरा करेगी। अस्पताल से भी वह खुद उसका बहनोई है और अब वह सब कुछ संभालेगा, इसलिए उसने मेरी छुट्टी ले ली और मुझे एक जगह पर रख दिया और 30 दिनों की नींद बीत चुकी है। एक दिन वह आया और कहा, अब जब आपने बहुत कुछ कर लिया है तो मुझे यह बेटी आपकी बहन को देने दें। वह भी खुश है और अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। मैं उसकी इच्छा के आगे नहीं झुकना चाहती थी, इसलिए मैंने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और वह अपनी बेटी को ले गई। वह इस पर मुझे पीटने वाला है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कब तक चलेगा। मैं इसे क्यों रोकना चाहूँगा? यही मैंने सोचा था। एक बार जब मैंने उस बेटी को दिया तो वह मुझे एक जगह ले गई और कहा कि अगर आप होटल जाते हैं तो आप मूड में आ जाते हैं। लेकिन होटल के मैनेजर को कुछ समझ में आया होगा, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया और बड़ा भाई आया और मुझे यहाँ लाया और मैं तब से यहाँ हूँ। रमाबा की आंखों से आंसू की एक धारा बहती रही। उसने कहा कि बड़े भाई ने क्या 2 बार खुद को एक जवान आदमी खोजने के लिए शादी के लिए कहा और इस तरह वह कब तक अकेली रहेगी? लेकिन मैंने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब मैं जीवन भर आप दोनों की सेवा करूंगा और यहाँ सम्मान के साथ रहूंगा। मैं अपनी बेटी को नहीं देखना चाहती थी। यह कैसा दिखता है? वह हैरान नजर आ रहा था। भैरवी ने फोन अपने हाथ में लिया और मीनाक्षी को फोन किया। मीनाक्षी ने कहा कि माँ और पिताजी आपके बेटे और बहू की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। बस एल्बम से कुछ तस्वीरें लें और मुझे भेजें, या अगर आपके पास हैं तो मुझे भेजें। जब मैं वहाँ था तो यह मेरे दिमाग में नहीं आया और माँ जोर देकर कहती हैं कि मीनाक्षी आपकी बचपन की प्रेमिका है। मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हम एक साथ जाएंगे, फिर उस पर एक नजर डालें, लेकिन अभी कोई जोर नहीं दे रहा है। कृपया मुझे कुछ तस्वीरें भेजें।
5 मिनट के भीतर मीनाक्षी ने अपने बेटे की बहू की तस्वीर मेरे मोबाइल पर भेज दी। रमाबा हर तस्वीर को ध्यान से देख रही थी और इतने सालों से छिपा हुआ स्नेह उसकी आंखों से बह रहा था। और मैंने कहा लज्जा, कोलोन लज्जा नाम है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लज्जा के लिए लज्जा छोड़ दें, और रोते बिलखते रह गए। माँ भी किसी के रोने की आवाज सुनकर चिंचका के पास आई। मैंने उनके आंसू पोंछे और बातचीत सुनते हुए कहा, रमाबा वापस आने वाली है और जब वह आएगी तो वह मेरे साथ मेरे घर आने वाली है। माँ ने तुम्हारा इतना फायदा उठाया, अब मेरी बारी है। अगले महीने हम बेंगलुरु शिफ्ट होने जा रहे हैं, जहाँ मैं किसी अनजान जगह पर किसी से मिलूंगा। तो मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रमाबाया मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे मन में एक संकल्प था कि मैं उसे बेंगलोर ले जाऊंगा और एक बार लज्जा से मिलूंगा।